Hey guys, welcome to my channel. इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉपिक 1.1 मीनिंग, स्कोप एंड डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी. दिस वीडियो इज प्रेजेंटेड बाय मी, अमन यादव. सबसे पहले हम बात करते हैं जो वर्ड है एंथ्रोपोलॉजी उसके बारे में. तो एंथ्रोपोलॉजी वर्ड दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बनाया गया है. तो पहला है एंथ्रोपोस, जिसका मतलब होता है ह्यूमन, एंड सेकंड इज लोगोस, जिसका मतलब होता है स्टडी या फिर साइंस. तो इसको दोनों को मिला के बनता है एंथ्रोपोलॉजी. दैट मीन्स study of humans, that is science of humans. So what is anthropology? Anthropology, being the study of human beings, combines in one discipline the approaches of both the biological and the social sciences. Its problem center on the one hand on humans as a member of animal kingdom and on the other on their behavior as a member of society. तो इसमें बताया गया है कि एंथ्रोपोलॉजी ह्यूमंस को दोनों तरह से पढ़ता है. पहले एज अ मेंबर ऑफ एनिमल किंगडम, दैट इज देयर फिजिकल बिहेवियर, फिजिकल फीचर्स, बायोलॉजिकल एस्पेक्ट पढ़ता है. एंड देन सेकंड एज अ मेंबर ऑफ सोसाइटी, उनका सोशल बिहेवियर पढ़ता है, सोशल एस्पेक्ट पढ़ता है. एंथ्रोपोलॉजी इंक्वायर्स इनटू देयर डाइवर्सिटीज विद अ क्यूरियस माइंड. एंथ्रोपोलॉजी में हम ह्यूमंस की डाइवर्सिटीज मीन्स डिफरेंसेस को पढ़ते हैं, उसको क्यूरियसली उसको ऑब्जर्व करते हैं कि ये डिफरेंसेस जो हैं ह्यूमंस में क्यों हैं. जैसे नॉर्थ इंडियन जो पर्सन होगा वो साउथ इंडियन पर्सन से बिल्कुल अलग होगा, ईस्ट इंडियन बिल्कुल अलग होगा एंड वेस्ट इंडियन बिल्कुल अलग होगा. तो इनमें जो ये डिफरेंसेस हैं वो क्यों एग्जिस्ट करते हैं उसके बारे में हम इंक्वायर करते हैं. It underlines the fact that diversity is cultural, while biologically we all belong to one species. तो इसका मतलब ये होता है कि बिकॉज हम अलग अलग जगह पे रहते हैं, अलग अलग इन्वायरमेंट में, जियोग्राफिकल लोकेशंस में रहते हैं, तो जो डिफरेंसेस हैं हमारे उसकी वजह से आते हैं. लेकिन एट द एंड हम सब एक सेम स्पीसीज से बिलोंग करते हैं, दैट इज होमो सेपियंस. हम सब सेम हैं, ह्यूमंस. Anthropology studies human behavior not concerned with particular men as such, but with men in group, with races and peoples and their happenings and doings. तो एंथ्रोपोलॉजी बेसिकली किसी पर्टिकुलर ह्यूमन बींग को नहीं, बट मैन इन ग्रुप्स, ह्यूमन बींग्स को ग्रुप में पढ़ता है. जैसे अब हम अगर ट्राइबल्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो वो ट्राइबल्स एक ग्रुप हो जाएगा, उनका सबका एक पर्टिकुलर बिहेवियर आएगा, एक कॉमन चीज़ आएगी जो उन सब में होगी. तो इस तरह से हम एंथ्रोपोलॉजी में ग्रुप बनाकर पढ़ते हैं, एक पर्टिकुलर ग्रुप मेंस का जो सेम बिहेवियर को शो करते हैं. So anthropology may be defined briefly as a science of group of men. Unlike many other subjects such as psychology, physiology, pathology, economics, sociology, each of which confines to one aspect only, anthropology studies various aspects of man. बाकी सारे सब्जेक्ट्स जैसे किसी पर्टिकुलर एस्पेक्ट के बारे में पढ़ते हैं ह्यूमन के, लेकिन एंथ्रोपोलॉजी बहुत वास्ट है, इसका स्कोप बहुत वास्ट है. ये काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स को मिलाकर ह्यूमन के सारे एस्पेक्ट के बारे में पढ़ता है. अब जैसे हिस्ट्री है तो हिस्ट्री में हम सिर्फ पास्ट के इवेंट्स के बारे में पढ़ते हैं. इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स में हम मनी का रिलेशन पढ़ते हैं ह्यूमन बींग्स के साथ, फाइनेंशियल एस्पेक्ट पढ़ते हैं उसमें सिर्फ, बाकी कुछ नहीं पढ़ते. लेकिन एंथ्रोपोलॉजी में ऐसा नहीं है. एंथ्रोपोलॉजी में हम ह्यूमन से रिलेटेड हर एक चीज़ पढ़ते हैं, उसका इकोनॉमिक एस्पेक्ट, उसका हिस्टोरिकल एस्पेक्ट, उसका जोग्राफिकल एस्पेक्ट, उसका फिजिकल एस्पेक्ट. तो ह्यूमन से रिलेटेड जो भी चीज़ है उसको हम डीपली पढ़ते हैं एंथ्रोपोलॉजी में. The physiologist studies the processes of the life of an individual only. Similarly, the psychologist deals with the mental conditions of man. The pathologist investigates the pathological condition or diseases of man. Economics deals with the household management and fulfillment of the needs of man, or in the broad sense, production, distribution, consumption of wealth. The sociologist discusses the social groups and institutions and their interrelationship and various social problems. तो सोशोलॉजी में हम सिर्फ सोशल एस्पेक्ट पढ़ते हैं, तो वो भी थोड़ा अधूरा है. लेकिन एंथ्रोपोलॉजी में हम सोशल एस्पेक्ट भी पढ़ते हैं एंड फिजिकल एस्पेक्ट भी पढ़ते हैं, बायोलॉजिकल एस्पेक्ट भी पढ़ते हैं. तो वो कंप्लीट हो जाता है, ब्रॉड हो जाता है सोशोलॉजी से भी ज़्यादा. So introduction. Anthropologists are generally interested in all aspects of human species and human behavior in all places at all times, from the origin and evolution of the species to its prehistoric civilization down to the present situation. तो जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट होते हैं वो इंटरेस्टेड होते हैं ह्यूमन के हर एक एस्पेक्ट के बारे में पढ़ने में. तो जहाँ से हम स्टार्ट किए
मीन्स प्री हिस्टोरिक सिविलाइजेशन से लेके आज तक प्रेजेंट सिचुएशंस तक हम पूरा पढ़ते हैं। पास्ट में क्या थे, हम एनिमल्स से फिर ह्यूमंस बने, उसके बाद फिर हम आज प्रेजेंट सिचुएशन में क्या कर रहे हैं, आज हमारी सोसाइटी कैसी है, आज हमारा बिहेवियर कैसा है, हमारा कल्चर कैसा है, उसके बारे में पढ़ते हैं। देन ब्रांचेस ऑफ सोशल एंथ्रोपोलॉजी। तो एंथ्रोपोलॉजी 4 मेजर ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है। सोशल कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी, इसमें हम कल्चरल एस्पेक्ट और सोशल एस्पेक्ट के बारे में पढ़ते हैं एंथ्रोपोलॉजी के। देन इज बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, इसमें हम ह्यूमंस के बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। देन थर्ड इज लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी, इसमें हम लैंग्वेजेस के बारे में पढ़ते हैं, मीन्स कम्युनिकेशन से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं ह्यूमंस के एस्पेक्ट में उसको पढ़ते हैं। एंड देन फोर्थ इज आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी। तो आर्कियोलॉजी एज अ सब्जेक्ट जो है वो भी इसमें इंक्लूडेड है, हम उसके बारे में भी पढ़ते हैं। मीन्स डिग करने के बाद जो रिमेन्स मिलते हैं अर्थ में हमें, उनको स्टडी करते हैं, उससे हमें पास्ट की चीज़ों के बारे में जानकारी मिलती है, ह्यूमन के पास्ट कल्चर के बारे में जानकारी मिलती है, पास्ट बिहेवियर के बारे में जानकारी मिलती है। Development of anthropology. Anthropology is comparatively a new subject, and the origin and growth of the subject has taken place through centuries. Any attempt to understand human life can be considered as introduction to anthropological understanding. तो बाकी सब्जेक्ट के कंपैरिजन में एंथ्रोपोलॉजी जो है एज अ सब्जेक्ट ये काफ़ी नया है, बट रियल में एंथ्रोपोलॉजी सबसे पुराना है, बिकॉज एंथ्रोपोलॉजी ह्यूमंस की एक क्वालिटी से जुड़ा हुआ है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, बेसिक क्वालिटी है हमारी क्यूरियोसिटी। हम बहुत ही क्यूरियस होते हैं नेचुरली, तो हमारे अंदर एक शुरू से क्यूरियोसिटी रही है कि हम अपने बारे में जानें। तो उसका आंसर ढूंढने के लिए हमने खुद के बारे में ही रिसर्च जब करना शुरू की, तो वो जो अटेम्प्ट था, हर एक अटेम्प्ट जिसमें हमने खुद को समझने की कोशिश की, ह्यूमंस को समझने की कोशिश की, चाहे वो कल्चरली हो, सोशली हो, चाहे वो फिजिकली हो, तो वो एंथ्रोपोलॉजी का पार्ट होगा। एंथ्रोपोलॉजी में समझा जाएगा कि ये एंथ्रोपोलॉजिकल रिसर्च थी। तो इसमें टी के पेनीमैन, इनका कंट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है मेंशन करना। इन्होंने अपनी बुक 100 ईयर्स ऑफ एंथ्रोपोलॉजी में एंथ्रोपोलॉजी को 4 पीरियड्स में डिवाइड किया था। वो 4 पीरियड्स हैं, फॉर्मुलेटरी पीरियड, कन्वर्जेंट पीरियड, कंस्ट्रक्टिव पीरियड एंड क्रिटिकल पीरियड। तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे अभी। तो एंथ्रोपोलॉजी बेसिकली काफ़ी नया है अगर एज अ सब्जेक्ट देखा जाए। फॉर्मली जब ये सब्जेक्ट यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में पढ़ना शुरू किया तो इस बेसिस पे काफ़ी नया है इन रिस्पेक्ट टू अदर सब्जेक्ट, लेकिन रियल में ये काफ़ी पुराना है। सो फर्स्ट पीरियड इज फॉर्मुलेटरी पीरियड, जो बिग बैंग से लेके 1835 तक माना जाता है। तो ये सबसे लंबा पीरियड है हिस्ट्री ऑफ एंथ्रोपोलॉजी में, और पेनीमैन अपनी बुक में हेरोडोटस को फर्स्ट एंथ्रोपोलॉजिस्ट बताते हैं। इस पीरियड के काफ़ी फेमस एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं जिनके नेम मैं मेंशन करना चाहूँगा: प्रोटागोरस, सोक्रेटिस, प्लेटो, एरिस्टोटल, विलियम हार्वी, लियोनहॉक, वेसिलियस, कार्ल लिनियस। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है फॉर्मुलेटिव पीरियड के एंथ्रोपोलॉजिस्ट। एंड द सेकेंड इज कन्वर्जेंट पीरियड, जिसको माना जाता है 1935 टू 1959। During this period, divergent views about the origin of the biological and social aspects of human beings were expressed by scholars of different countries. तो इस पीरियड में क्या हो रहा था कि लोग अपने अलग अलग व्यूज एक्सप्रेस कर रहे थे कि ह्यूमंस का एवोल्यूशन कैसे हुआ, कैसे वो उनकी ओरिजिन हुई बायोलॉजिकली, एंड कुछ लोग कल्चरली सोशल एस्पेक्ट्स बता रहे थे उसके बारे में। तो यहाँ पे बहुत सारा कंटेंट इकट्ठा हो रहा था एंथ्रोपोलॉजी के लिए, सब अपनी अपनी रिसर्च कर रहे थे इस पीरियड में। तो इस पीरियड में इंपॉर्टेंट स्कॉलर्स हैं जेम्स प्रिचार्ड, चार्ल्स डार्विन, कार्ल मार्क्स, चार्ल्स लिल, विलियम स्मिथ। द थर्ड वन इज कंस्ट्रक्टिव पीरियड, इसको माना जाता है 1859 से 1900 तक। ड्यूरिंग दिस पीरियड एंथ्रोपोलॉजी स्टार्टेड एज एन इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन इन मैनी यूनिवर्सिटीज। Different branches of anthropology like ethnology, prehistory, social anthropology and physical anthropology were also evolved. तो इस पीरियड में एंथ्रोपोलॉजी एक इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन की तरह यूनिवर्सिटी में आ चुका था, फॉर्मल एजुकेशन में आ चुका था, जिसको हम पढ़ते थे। तो इसकी काफ़ी सारी ब्रांचेस भी हो चुकी थी, जैसे एथनोलॉजी, प्री हिस्ट्री, सोशल एंथ्रोपोलॉजी, फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी, इस तरह से। इस टाइम के फेमस स्कॉलर्स हैं ईवी टाइलर, जेम्स फ्रेजर, हेनरी मेइन, एलिस मोगन, etc. And the fourth one, last one is 1900 onwards, 1900 से लेके present day.
तो इस पीरियड में डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स इन एंथ्रोपोलॉजी वर फाउंडेड। तो एंथ्रोपोलॉजी अच्छे से एस्टेब्लिश हो चुका था, अब उसको अपनी शेप लेनी थी। फंक्शनल स्कूल ऑफ थॉट, स्ट्रक्चरल स्कूल ऑफ थॉट, स्कूल ऑफ डिफ्यूजन एंड कल्चर एंड पर्सनैलिटी school are prominent among them. Authors of this period specialize in theorizing the concepts, definition and different aspects of culture. तो हर चीज़ को शेप, कंसेप्ट, डेफिनेशन दिए जा रहा था इस पीरियड में। इस पीरियड के फेमस स्कॉलर्स हैं ब्रोनिस्लॉव मैलिनोस्की, ए एल क्रोबर, रुथ बेनेडिक्ट, मार्गरेट मीड, क्लार्क विस्लिन एंड रैडक्लिफ ब्राउन। एंथ्रोपोलॉजी ने क्लियर किए हैं बहुत सारे मिथ्स रिगार्डिंग ट्राइबल प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी, जिसको पहले लोग मानते थे कि बहुत ही सेल्फिश लोग होते थे, बाबरस होते थे, अभद्र होते थे, तो जो अपने मकसद को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे, उनको किसी की परवाह नहीं थी, कोई कल्चर नहीं था, ऐसा माना जाता था। लेकिन एंथ्रोपोलॉजी ने जब सारे कल्चर्स को एस्पेक्ट पढ़ा, पीछे पास्ट में देखा, सबको कंपेयर किया, तो ये सब एक मिथ था, ऐसा नहीं है। उनके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन थे, उनके सर्कमस्टेंसेस थे, जिसकी वजह से उनका बिहेवियर एक पर्टिकुलर टाइप का था। Study of human races in terms of physical and genetic features revealed number of facts to prove oneness of human race and absence of pure races. जब biological aspects को पढ़ा, physical aspects को पढ़ा, human being के genetic features को पढ़ा, तो उससे ये proof हो गया कि ऐसा नहीं होता कि एक रेस, एक पर्टिकुलर स्किन टाइप के लोग सुपीरियर हैं और दूसरे लोग इंफीरियर हैं, ऐसा नहीं होता। सब ह्यूमंस एक ही स्पीशीज से बिलोंग करते हैं। तो इससे एंथ्रोपोलॉजी ने प्रूव किया कि ऐसा नहीं है कि कोई प्योर रेस है, कोई इम्प्योर रेस है, ये सब मिथ है। The knowledge gained through anthropology proves that all behavior is learned and not inherited, can help us in understanding ourselves and make necessary changes in our culture. तो एंथ्रोपोलॉजी को पढ़ के हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है अपने खुद के बारे में और हमारे कल्चर के बारे में, कैसे हम उससे डील कर सकते हैं, कैसे उसको बेटर बना सकते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम है तो कैसे उसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर हमें एंथ्रोपोलॉजी पता होगी तो हम चीज़ों को समझ पाएंगे, प्रॉब्लम्स की रूट को समझ पाएंगे कि ऐसा है तो क्यों है। तो स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इंडियन एंथ्रोपोलॉजी, इंडिया में भी स्टेजेस में एंथ्रोपोलॉजी डेवलप हुआ। तो 4 फेजेस हैं इंडिया में भी। फॉर्मेटिव पीरियड 1774 से 1990 तक। ड्यूरिंग दिस पीरियड द एम्फेसिस वाज ऑन ट्राइबल लाइफ एंड डाइवर्सिटी ऑफ देयर कस्टम्स इन इंडिया। Second is constructive phase 1920 to 1949. Anthropology came into curriculum of postgraduate studies in Calcutta University. Analytical phase 1950 to 1990. Many kind of collaborative and analytical works were taken up during this phase. Evaluative phase 1990 to present. New areas and different subfields developed. The scope of anthropology. Anthropologists are engaged in various teaching and research institutions, different government and non-governmental organizations, museums and social welfare departments. जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट होते हैं उनका काम होता है कि रिसर्च करना, आर्कियोलॉजी में मदद करना, आर्कियोलॉजिस्ट की गवर्नमेंट के साथ काम करना, म्यूजियम्स में, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में, एनजीओज में काम करते हैं। कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं इसमें। टीचिंग एंड रिसर्च इन ट्राइबल वेलफेयर इंस्टीट्यूशंस एंड एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, एएनएसआई में जॉब्स करते हैं बहुत सारे एंथ्रोपोलॉजिस्ट। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स ऑफ गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड ह्यूमन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट्स इन एजेंसी ऑफ डिफरेंट वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को, यूनिसेफ, डब्ल्यूएचओ, इनके अपने अपने डिपार्टमेंट होते हैं जो कल्चर पर काम करते हैं, सोसाइटी की प्रॉब्लम्स पर काम करते हैं। तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट इन लोग के साथ मिलकर काम करते हैं। So thank you guys for watching this video. I hope you like it. Please press the like button and subscribe my channel for more upcoming videos.